कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अमेरिका के आयोवा स्टेट का एक सुनसान इलाका, जहां एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल का फार्म हाउस खड़ा था। ये घर बाहर से बेहद खूबसूरत मगर अंदर से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इसी घर को ठीक करने के लिए दो भाई जैक टेलर और सैम टेलर अपने ट्रक से यहाँ पहुँचते हैं। जैक एक जिम्मेदार इंसान था जिसने अपनी जिंदगी सेट कर ली थी, शादीशुदा, एक गोद लिया हुआ बच्चा और घर ठीक करने का अपना बिजनेस। लेकिन सैम ठीक इसका उल्टा था। जिंदगी में कोई मकसद नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस फोन पर टिंडर चलाते रहो और देखो कि आज रात किसी से मुलाकात हो जाए। जैक ने बताया कि उनके क्लाइंट्स चाहते हैं कि पहले सबसे जरूरी काम घर की बिजली ठीक की जाए, क्योंकि सर्किट बोर्ड पूरा उड़ा हुआ था। दोनों भाई सीढ़ियां उतरकर नीचे तहखाने में पहुंचे जहां सर्किट बोर्ड लगा था। जैसे ही उन्होंने लाइट्स ऑन की, जैक की नजर दीवार पर टंगे एक पुराने से बैरोमीटर पर पड़ी। जंग लगा हुआ, धूल से ढका, मगर किसी जमाने में यह जरूर काम करता रहा होगा। सैम ने उसे छुआ भी नहीं, बस एक नजर डाली और ऊपर आ गया। शाम को सैम अपनी टिंडर की डेट पर फ्रांसिस्का नाम की लड़की से मिलने पहुंचा। बातों ही बातों में उसने जैक की फैमिली फोटो भी दिखाई, बताया कि उसके भाई ने शादी की है, बच्चा गोद लिया है, जिंदगी बना ली है। लेकिन खुद सैम, उसके पास बताने को कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो अभी भी ढूंढ रहा है। अगले दिन जब दोनों भाई फिर से उस घर में काम पर लगे तो जैक ने सैम से कहा कि क्यों ना वो इस बिजनेस में बराबर का हिस्सेदार बन जाए, दोनों मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन सैम ने सिर हिला दिया और बस इतना कहा कि उसके कुछ अधूरे सपने हैं। जैक ने मुस्कुराते हुए एक और बात बताई, इस तरह के पुराने विक्टोरियन जमाने के घरों में कभी कभी बेहद कीमती एंटीक चीजें छिपी होती हैं, जैसे कोई दुर्लभ पुराना बेसबॉल कार्ड जो लाखों में बिक सकता है। खैर, काम शुरू हुआ। पुराने लकड़ी के फर्श उखाड़े गए, दीवारों पर नई परत चढ़ाई गई, जगह जगह मरम्मत शुरू हुई। रात गिरने लगी थी और सैम एक भारी लकड़ी के टुकड़े को हटा रहा था कि अचानक उसकी नजर उसके पीछे एक छोटे से हैंडल पर पड़ी। उसने उत्सुकता से हैंडल खींचा और नीचे एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट खुल गया। अंदर एक पुराना सा बक्सा रखा था जिसमें कुछ पुरानी माचिस की तीलियां, एक कागज का टुकड़ा जिस पर कैबेज लिखा हुआ था और एक तस्वीर। सैम ने जब वो तस्वीर उठाई तो उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, सफेद वेडिंग गाउन पहने, मगर चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। सैम को ऐसा लगा जैसे इस लड़की को वो जानता है, कहीं कोई गहरा रिश्ता है जो उसकी समझ से बाहर था। तभी पूरे घर में एक तेज अलार्म बजने लगा। इसका सीधा मतलब था कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। जैक और सैम ने भागकर बाहर पड़ा सारा सामान अंदर किया, लेकिन तूफान इतना तेज था कि देखते ही देखते पूरे घर की बिजली चली गई। सैम अकेला नीचे तहखाने की तरफ गया सर्किट बोर्ड ठीक करने के लिए। वहां पहुंचते ही उसके कानों में एक अजीब सी भिनभिनाहट शुरू हो गई और दीवार पर लगे उस पुराने बैरोमीटर का कांटा जो बरसों से जमकर बैठा था, अचानक पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा। सैम कुछ समझ पाता उससे पहले वो आवाज रुकी, बिजली अपने आप लौट आई और सब कुछ शांत हो गया। सैम राहत की सांस लेते हुए ऊपर आया, लेकिन जो उसने ऊपर देखा उससे उसके होश उड़ गए। वही बर्बाद घर अब बिल्कुल नया था, चमचमाती लकड़ी, साफ सुथरी दीवारें, जगमगाती रोशनी। जैक कहीं नहीं था और तभी ऊपर के कमरे से एक लड़की के गाना गाने की मीठी सी आवाज आई। सैम ने जब उस कमरे में झांका तो वहाँ एक लड़की पियानो के पास बैठी गुनगुना रही थी। तभी लड़की ने एक पॉट में सैम का अक्स देखा और चौंक कर उठ खड़ी हुई। वही चेहरा, हूबहू वही चेहरा जो उसने उस पुरानी तस्वीर में देखा था। उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ थे। उसने चीख कर पूछा कि वो कौन है और यहाँ कैसे आया। सैम ने बताया कि वो और उसका भाई इस घर की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन वो लड़की उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि शायद ये बैंक वाला है जो उनका घर छीनने आया है। सैम ने जब उसे नजरअंदाज करके ऊपर जाकर जैक को ढूंढना शुरू किया तो लड़की शॉटगन लेकर उसके पीछे पीछे आ गई, लेकिन जैक कहीं नहीं था। तभी लड़की ने घबराकर कहा कि उसकी माँ किसी भी वक्त घर आने वाली है और अगर उसने सैम को यहाँ देख लिया तो परेशानी और बढ़ जाएगी, खामखाह उस पर शक करेगी। सैम को समझ आया कि अभी बहस करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही सैम ने सड़क पर पहला कदम रखा, उसका दिमाग हिल गया। सड़क पर घोड़ा गाड़ियां चल रही थीं, लोगों के कपड़े अजीब तरीके से पुराने थे, दुकानों के बोर्ड, सड़कों की बनावट, सब कुछ किसी और जमाने का था। सैम को धीरे धीरे सच का एहसास हुआ। वो साल 2019 में नहीं बल्कि एक पूरी सदी पीछे साल 1919 में आ चुका था। ये वो दौर था जब अमेरिका में प्रोहिबिशन लागू थी, शराब पर पाबंदी, औरतों को ज्यादातर अधिकार नहीं और जिंदगी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग। सैम किसी तरह वापस उसी घर की तरफ लौटा। अंदर उस लड़की की माँ पॉला पोर्टर आ चुकी थी। पॉला ने अपनी बेटी एवलिन पोर्टर को बताया कि उसके मंगेतर विलियम ने सगाई की पार्टी के लिए एक ड्रेस भिजवाई है और वो इसे पहनकर देखे। एवलिन का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन माँ के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। असल में विलियम एक उम्र दराज विधुर था जिसकी पहली बीवी गुजर चुकी थी और उसके पहले से बच्चे भी थे। लेकिन एवलिन के भाई एमेट की पहले वर्ल्ड वॉर में मौत के बाद परिवार की माली हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पॉला ने अपनी बेटी
बेटी की शादी को पैसों का जरिया बना लिया। एवलिन के दिल में शादी नहीं बल्कि संगीत बसता था। एमेट जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, उसने अपनी बहन के लिए म्यूजिक रिकॉर्ड्स छोड़े थे जिन्हें वो चोरी छिपे सुनती और कभी कभी गुनगुनाती थी, लेकिन उसकी माँ इसे बेशर्मी समझती थी। जब पॉला ने एवलिन को रिकॉर्ड सुनते पकड़ लिया तो उसने हुक्म दिया कि ये सब विलियम को दे दिए जाए। एवलिन ने रोते हुए कहा कि ये उसके भाई की निशानी है, लेकिन पॉला ने एक न सुनी। ठीक उसी वक्त सैम भी वहाँ पहुँच गया। उसने पॉला के सामने बड़ी चतुराई से एक कहानी गढ़ दी, बताया कि वो एमेट का पुराना दोस्त है और डॉक्टर है और उसने एमेट को इन रिकॉर्ड्स के पैसे दिए थे, इसलिए ये रिकॉर्ड्स उसके हैं। पॉला को कोई शक नहीं हुआ। उसने रिकॉर्ड्स सैम को दे दिए और ऊपर से सगाई की पार्टी का न्योता भी दे डाला। जैसे ही पॉला गई, सैम ने वो सारे रिकॉर्ड्स एवलिन को वापस थमा दिए। एवलिन की आंखें भर आईं। इस अजनबी ने उसके लिए वो किया जो उसकी अपनी माँ ने कभी नहीं किया। सैम ने एवलिन को वो पुरानी तस्वीर दिखाई जो उसे छिपे कंपार्टमेंट में मिली थी। एवलिन उसे देखकर सन्न रह गई क्योंकि उसने तो अपनी जिंदगी में कभी कोई फोटो खिंचवाई ही नहीं थी। सैम ने कहा कि ये फोटो आगे चलकर खींचने वाली है और ये बात एवलिन को हिलाकर रख गई। रात को सैम सगाई की पार्टी में पहुंचा। एवलिन ने उसे अपने दादा वॉरेन से मिलवाया, जिन्होंने करीब 40 साल पहले यह घर अपने हाथों से बनाया था। सैम ने उनसे तहखाने के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी वहीं बैठे हेनरी बैरेट नाम के शख्स ने बातचीत सुनकर बताया कि तूफान के वक्त हवा का दबाव तेजी से गिरता है, जिससे कानों में भिनभिनाहट होती है और ऐसे ताकतवर तूफान को डेरेको कहते हैं। सैम के दिमाग में एक बत्ती जली। शायद यही वो चाबी है जो उसे वापस ले जा सकती है। लेकिन अभी रात जवान थी। विलियम आया, नाच गाना शुरू हुआ। इसी दौरान विलियम एवलिन से कहता है कि उसने उसके लिए एक फोटोग्राफर अरेंज किया है और एवलिन को अपनी फोटो खिंचवानी पड़ेगी। अब एवलिन को सैम की बात पर पूरा यकीन हो जाता है। कुछ देर बाद विलियम अपने बच्चों को सुलाने ऊपर चला गया। एवलिन ने सैम से पूछा, मेरे साथ बाहर टहलने चलोगे? सैम ने हाँ कह दी। रास्ते में एवलिन ने पूछा कि 2019 की दुनिया कैसी है। सैम ने बताया कि वहाँ छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं जिनसे कहीं भी कभी भी गाने सुन सकते हो। एवलिन की आंखें चमक उठी। मैं ये सब एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। दोनों चलते चलते एक बार के सामने पहुँचे। एवलिन ने बताया कि इसके नीचे एक अंडरग्राउंड क्लब है। 1919 में प्रोहिबिशन के दौर में ऐसी जगहों को स्पीक इजी कहा जाता है और अंदर जाने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड बोलना होता है, कैबेज। सैम का दिल जोर से धड़का क्योंकि उसे याद आया कि उस कंपार्टमेंट में मिले कागज पर भी कैबेज लिखा था। दोनों ने बारटेंडर को पासवर्ड बोला और अंदर उतर गए। मध्यम रोशनी, जैज म्यूजिक और नशे में डूबा एक पूरा जमाना उनका इंतजार कर रहा था। सैम ने काउंटर पर रखी कुछ माचिस की तीलियां उठाकर अपनी जेब में रख ली। एवलिन ने नाचने से पहले झिझक दिखाई तो सैम ने एक सिक्का उछालकर शर्त लगा दी, अगर वो जीता तो एवलिन को स्टेज पर गाना गाना होगा। सैम जीत गया। एवलिन जब स्टेज पर गई और उसने गाना शुरू किया तो पूरा क्लब उसके सुरों में झूम उठा। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग खुद को डांस करने से रोक ही नहीं पा रहे थे। बाहर निकलते हुए सैम ने कहा कि भीड़ उसकी दीवानी हो गई, लेकिन एवलिन ने धीरे से जवाब दिया, मैं भीड़ को नहीं देख रही थी, मैं तुम्हें देख रही थी। लेकिन ये पल ज्यादा देर नहीं टिका क्योंकि एवलिन की माँ पॉला ने उन दोनों को साथ चलते देख लिया और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। अगले दिन सैम सीधा हेनरी बैरेट के घर पहुंचा ताकि वो हेनरी से तूफान के बारे में जानकारी हासिल कर सके। हेनरी उसे तूफान के बारे में तो बताता ही है, साथ ही उसे एक बैरोमीटर दिखाते हुए कहता है कि जब भी कोई भयानक तूफान डेरेको आता है तो इसका कांटा हिलने लगता है। उसने हेनरी से वो बैरोमीटर मांगा जो उनके पास था, क्योंकि अगर सैम को तूफान का ठीक वक्त पकड़ना है तो उसे बैरोमीटर की जरूरत थी। हेनरी ने पहले साफ मना कर दिया, लेकिन सैम ने एक सौदा रखा। वो हेनरी का टूटा हुआ दरवाजा ठीक कर देगा, बदले में हेनरी उसे बैरोमीटर दे देगा। हेनरी मान गया। सैम ने दरवाजा ठीक किया, बैरोमीटर लिया और सीधा उस फार्म हाउस के तहखाने में जाकर उसे दीवार पर जड़ दिया। अब बस एक और डेरेको तूफान की दरकार थी। इसी बीच सैम और एवलिन के बीच एक गहरा रिश्ता बनता जा रहा था। एवलिन अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रही थी। वो इस घुटन भरी जिंदगी से किसी भी तरह छुटकारा चाहती थी, लेकिन तभी सैम ने आकर उसे रोका और कहा कि उसके पास एक रास्ता है। अगला तूफान आते ही वो दोनों साथ मिलकर 2019 में जा सकते हैं। वहाँ एवलिन अपनी मर्जी से जी सकती है, अपने मनपसंद शख्स से शादी कर सकती है और जितने चाहे गाने गा सकती है। वो पूरी तरह आजाद होगी। एवलिन ने सैम की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसे चूम लिया। दोनों ने तय किया कि अगला तूफान आते ही वो साथ मिलकर 2019 में चले जाएंगे। लेकिन प्यार में अक्सर लापरवाही हो जाती है। एक रात सैम विलियम के घर पहुंचा जहां एवलिन रुकी हुई थी। दोनों मिले और सैम ने एवलिन को चूम लिया, लेकिन ये पल विलियम ने दूर से देख लिया। अगले दिन एवलिन ने अपना वेडिंग ड्रेस पहना, वही सफेद गाउन, और एक फोटो खिंचवाई। तभी दूर से तूफान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एवलिन तेजी से अपने घर की ओर भागती है और वहां पहुंचकर वह और सैम तहखाने की ओर जाते हैं और तूफान के जरिए टाइम ट्रैवल का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी विलियम अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचता है।
उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। एवलिन ने उस पल हिम्मत जुटाई और सीधे सीधे कह दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये शादी मेरी माँ ने पैसों के लिए तय की थी ताकि हमें सड़क पर ना आना पड़े। विलियम एवलिन को वहाँ से जबरदस्ती ले गया। विलियम के साथ आए लोगों ने सैम पर बेरहमी से हमला कर दिया। लात घूंसों की बौछार करने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। तभी तहखाने से वो जानी पहचानी भिन भिनाहट फिर शुरू हुई और इससे पहले कि सैम एवलिन का हाथ पकड़ पाता, वो अकेले ही 2019 में वापस खिंच गया। वह एवलिन का नाम लेते हुए ऊपर भागा और जैक से एवलिन के बारे में पूछने लगा। सैम ने जैक को सब बताया, तूफान, तहखाना, बैरोमीटर, 1919, एवलिन, सब कुछ। लेकिन जैक को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद सैम का दिमाग खराब हो गया है। जैक ने कहा कि चलो घर वापस चलते हैं, लेकिन सैम ने साफ मना कर दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी जिद थी जो जैक ने पहले कभी नहीं देखी थी। सैम ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वापस जाना है। सैम दिन रात एक करके डेरेक को तूफानों के बारे में रिसर्च करने लगा। इंटरनेट पर जो भी मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारी मिली उसने छान मारी, लेकिन नतीजा निराशाजनक था। अगला बड़ा डेरेक को कम से कम 10 से 15 साल बाद आने वाला था। सैम के पास इतना वक्त नहीं था। उसने फैसला किया कि किसी भी छोटे तूफान का सहारा लेकर वो दोबारा 1919 में जाने की कोशिश करेगा। जैक ने उसे घर पर खाने के लिए बुलाया, लेकिन सैम ने टका सा जवाब दिया, तूफान कभी भी आ सकता है, मैं यहीं रहूंगा। और तभी जैसे कुदरत ने उसकी सुन ली, अलार्म बजने लगा। सैम बिजली की तरह तहखाने की तरफ भागा। बैरोमीटर का कांटा हिलने लगा, दीवारें कांपने लगी और एक पलक झपकते ही सैम किसी दूसरी टाइमलाइन में पहुंच गया। लेकिन ये 1919 नहीं था, ये साल 2034 था। जब सैम ने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देखा तो पूरा घर सजा धजा था। ऊपर के कमरे में दीवार पर एवलिन का एक पोस्टर लगा हुआ था, किसी म्यूजिक शो का। सैम का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी ऊपर से एक नरम सी आवाज आई, कोई औरत लोरी गा रही थी। सैम चुपचाप ऊपर गया और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें भर आईं। एवलिन अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए उसका जन्मदिन मनाते हुए लोरी सुना रही थी और उसने उस बच्चे को सैम पुकारा। वो खुश थी, आजाद थी, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी। सैम ने उस पल को अपनी आंखों में भर लिया। यह देखकर सैम वापस लौटने लगता है। तभी उसका पैर एक छोटे से खिलौने से टकरा जाता है, जिससे आवाज हो जाती है। यह आवाज एवलिन और उसके बेटे के कानों तक पहुंच जाती है। सैम वापस तहखाने में आता है और फिर से 2019 की प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। तहखाने में सैम को दीवार के पीछे एक खोखली जगह मिली। उसने जैक को समझाया कि ये दीवार तोड़नी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भविष्य जो उसने देखा वो कभी होगा ही नहीं। जैक ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वापस आकर तू एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा। सैम ने वादा कर लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर लकड़ी के भारी तख्ते निकाले और ऊपर ले गए। लेकिन जैसे ही जैक एक कमरे में गया, सैम ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। जैक चिल्लाता रह गया और सैम भागकर तहखाने में पहुंचा। बैरोमीटर अभी भी कांप रहा था। एक और छोटा तूफान बन रहा था और सैम फिर से 1919 में जा पहुंचा। लेकिन इस बार 1919 का नजारा बदला हुआ था। हर तरफ पानी ही पानी, भयंकर बाढ़ आई हुई थी। तहखाने से निकलकर सैम विलियम के घर जाता है और वहाँ से एवलिन को अपने साथ लेकर वापस तहखाने की ओर आता है। तहखाने में पहुंचकर वे देखते हैं कि वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक भारी लकड़ी का शहतीर टूटकर गिरा और सैम का पूरा शरीर उसके नीचे दब गया। एवलिन चीखकर उसकी तरफ भागी और पूरी ताकत लगाकर शहतीर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इतना भारी था कि टस से मस नहीं हुआ। पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। सैम ने दर्द में तड़पते हुए कहा, सुनो, मैंने भविष्य देखा है। तुम वहाँ हो अपने बेटे के साथ, तुम खुश हो, गाने गा रही हो, आजाद हो, लेकिन ये तभी होगा जब तुम अभी अकेले 2019 में चली जाओ। एवलिन ने सिर हिलाया। नहीं, वो बेटा तुम्हारा भी है, हम साथ जाएंगे। सैम की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा जाना मुश्किल है, तुम अकेले जाओ प्लीज। एवलिन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। वो बार बार शहतीर हटाने में जुटी रही और तभी एवलिन का पैर फिसला। वो जोर से पानी में गिरी और उसी लम्हे तहखाने की भिनभिनाहट चरम पर पहुंची और एवलिन गायब होकर टाइम ट्रेवल के जरिए सीधे 2019 में पहुंच गई, जहां उसे जैक मिलता है। लेकिन एवलिन जैक से कुछ कहे बिना ही उस घर में सैम को ढूंढने लगती है। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सैम की बातें अब सच होती दिख रही थी। उसने एवलिन को कुछ कपड़े दिए, उसे संभाला और बैठकर उससे बात की। जैक ने बताया कि सैम हमेशा कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। बचपन से लेकर आज तक किसी चीज की तलाश में भटकता रहा जो उसे कभी मिली नहीं। जैक ने यह भी कहा कि सैम ने उसे बताया था कि एवलिन को गाने का बहुत शौक है और वो अक्सर गुनगुनाती रहती है। फिर उसने कहा शायद उसके रिकॉर्ड्स अभी भी नीचे तहखाने में हों। दोनों नीचे गए। दीवार के पीछे ठीक उसी जगह जहां एवलिन ने 1919 में अपने म्यूजिक रिकॉर्ड्स छिपाए थे, वो सब कुछ ज्यों का त्यों मौजूद था, 100 साल से धूल खाते हुए। लेकिन रिकॉर्ड्स के बीच कुछ और भी रखा था। सैम के 2 खत। पहला खत खोला गया। उसने लिखा था कि वो तहखाने की बाढ़ में नहीं मरा, किसी तरह
तहतीर के नीचे से निकलने में कामयाब हो गया। उसने लिखा कि वो अगले डेरे को तूफान का बरसों इंतजार करता रहा ताकि वापस 2019 में लौट सके, लेकिन वो तूफान कभी आया ही नहीं। आखिरकार सैम ने फैसला कर लिया कि वो 1919 में ही अपनी जिंदगी बसाएगा। उसने लिखा, 2019 में मेरे पास बहुत ज्यादा रास्ते थे और कोई मंजिल नहीं थी। यहाँ 1919 में मुझे वो मकसद मिल गया जो मैं पूरी जिंदगी ढूंढता रहा। अपनी जिंदगी जियो, गाने गाओ, आजाद रहो, मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इस पूरी दुनिया को हिला सकती है। खत के साथ एक और चीज रखी थी, जैक के नाम एक बेहद पुराना और दुर्लभ एंटीक बेसबॉल कार्ड जिसकी कीमत आज लाखों डॉलर्स थी। वही कार्ड जो जैक बचपन से ढूंढता आ रहा था। खत की आखिरी लाइन थी, अपना घर बनाओ भाई। 1919 में सैम ने वो तस्वीर, वो माचिस, वो कैबेज वाला कागज, वो खत और वो बेसबॉल कार्ड सब कुछ उसी छिपे कंपार्टमेंट में रख दिया जो 100 साल बाद खुद उसे ही मिलने वाला था। फिर वो निकल पड़ा अपने हाथों से मकान बनाने, जिंदगी बनाने। दूसरी तरफ एवलिन ने 2019 में नए सिरे से शुरुआत की। उसने अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया, गायिका बनी और अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने रखा लिटिल सैम। कई साल गुजर गए। एक रात जब एवलिन अपने बेटे को सुला रही थी, बच्चे ने अचानक पूछा, मम्मा बाहर कोई है? मुझे कुछ आवाज आई। एवलिन भागकर बाहर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस रात की खामोशी, हवा की सरसराहट और दूर कहीं बादलों की हल्की सी गड़गड़ाहट। एवलिन ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में वो नमी लौट आई जो 100 साल पुरानी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।